Differentiation, lesson number 15, pure mathematics 1, question number 29, in which we have a derivative dy by dx हमारे पास है. dy by dx एक कर्व को का डेरिवेटिव है, कर्व की इक्वेशन का, वो ये डेरिवेटिव है. ये कर्व है, उसकी कोई इक्वेशन है, उसका डेरिवेटिव ये है. द पॉइंट P 29, ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 29, लाइज ऑन द कर्व. ये कर्व के ऊपर है. अ पॉइंट मूव्स ऑन द कर्व इन सच अ वे दैट एक्स कोऑर्डिनेट, जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ वो आपने जहन में रखनी है. इसी के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया है और जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपने उसी तरह से उसको सॉल्व करना है. एक्स का डेरिवेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट है, इज़ डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग में जब भी आएगा तो आपने नेगेटिव लेना है, अगर इंक्रीजिंग होगा तो पॉजिटिव साइन लेना है. अब इनको सबको कंबाइन करूंगा. एट अ कांस्टेंट रेट, जब रेट होता है तो इसका मतलब कि डेरिवेटिव है. अब डेरिवेटिव किसका है? अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव होगा. अब विद रिस्पेक्ट टू रह गया. विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं, यहाँ पर तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू है विच इज़ नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग है. एक तो ये बात है, ये नेगेटिव होगी. और पर सेकंड है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हमारे पास गिवन है डी एक्स ओवर डी टी गिवन है विच इज़ इक्वल टू -0.05. ये तो इसकी स्टेटमेंट से हमने वैल्यू निकाली है. आगे चलते हैं. फाइंड द रेट, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि डी वाई ओवर डी टी निकालना है. अब होगा सिर्फ डी टी के रिस्पेक्ट ही, क्योंकि पर सेकेंड है एट पॉइंट पी. ये हमारा क्वेश्चन है. तो एट पॉइंट पी पहले तो हम डेरिवेटिव देखते हैं डी वाई और डी एक्स, वो क्या है. ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू देखते हैं एट पॉइंट क्या है. जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 लगाएंगे, जहाँ y है वहाँ पर आप 9 लगाएंगे. तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, जिस सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस से आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और इसी सीक्वेंस से आपने इसको करना है. पॉइंट P पे आपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेनी है. डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट P, यानी कि 2 9. जहाँ x है वहाँ पर आप 2 लगा देंगे, y है नहीं यहाँ पर. x की वैल्यू लगेगी 2 पावर 3, 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2. 2 पावर 3 8 होगा, 4 डिवाइड बाई 4 ये 1 हो जाएगा, और 8 माइनस 1 आपके पास 7 आ जाएगा. ये डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x. हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था. अब हम इसमें चेन रूल लगाएंगे. बाय चेन रूल, चेन रूल में आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है. चेन रूल इस तरह होता है कि डी वाई व डी एक्स होगा, डी वाई से स्टार्ट हो रहा है, डी एक्स पे ख़त्म होना है, और इसमें एक पैरामीटर जो कि टाइम है वो हम यहाँ पर सेंटर में लेंगे. डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाय डी एक्स. चेन होती ही इस तरह है कि फर्स्ट का टर्मिनल जो होता है सेकंड का इनिशियल होता है. तो अब इसी तरह से यहाँ पर डी टी है और डी टी से स्टार्ट हो रहा है, डी वाई से शुरू हुआ था, डी एक्स पे ख़त्म होगा, डी टी दरम्यान में कैंसिल होगा, दोबारा डी वाई डी एक्स ही रह जाएगा. अब देखिए इसमें क्या क्या आपके पास गिवन है, क्या क्या आप निकाल चुके हैं. डी वाई डी एक्स की वैल्यू 7 है, वो लिख सकते हैं आप. डी वाई डी टी आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर. और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास है -0.05, लेकिन यहाँ पर है डी टी ओवर डी एक्स, तो 1 ओवर कर देंगे, 1 ओवर -0.05. अब 7 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से. डी वाई ओवर डी टी फाइंड आउट हो गया आपके पास. डी वाई ओवर डी टी ही निकालना था आपने, विच इज़ -0.35. इसका मतलब है कि ये वाई कोऑर्डिनेट जो है वो उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज़ करेगा. माइनस है तो ये भी डिक्रीज़ करेगा, और कितना डिक्रीज़ करेगा? 0.35. ये नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के लिए इस्तेमाल होगा. वैल्यू आपके पास 0.35 है. जितना डिक्रीज़ करेगा वो 0.35 यूनिट्स पर सेकेंड. ये इतना डिक्रीज़ हो रहा है. ये था हमारा इसका क्वेश्चन सीक्वेंस, और इस क्वेश्चन को इसी अंदाज से करना है. आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करें, और क्वेश्चन में जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप इसे कमेंट्स में दें. कोई आपने ये था हमारा मई जून का क्वेश्चन नंबर 2019 का QP12 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1.
ये इसका रेफरेंस है, क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने है, और आंसर आपके पास रेट ऑफ चेंज माइनस के साथ आ रहा है, माइनस में डिक्रीज़ है। ये देखें, ये नेगेटिव -0.35, ये नेगेटिव के साथ है, 0.35 यूनिट्स पर सेकेंड। डिक्रीज़ एट अ रेट ऑफ 0.35। जब डिक्रीज़ वर्ड यूज़ करेंगे तो नेगेटिव नहीं लिखना, वहाँ पर आपने प्लस लिखना है। अगर डिक्रीज़ नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आपने नेगेटिव साथ लिखना है। ये हमारे पास इसका आंसर लिखने का भी एक अंदाज़ है, तरीक़ाकार है, और इसी तरह से क्वेश्चन में जो गिवन था उसको भी इस तरह से रीड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 30 में वो कह रहा है, बहुत सिंपल है, द कर्व C1 हैज़ y इज़ इक्वल टू, ये C1 कर्व है, y इज़ इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 7, ये आपके पास C1 कर्व है। और C2 कर्व आपके पास एक और दे रखी है जो कि दूसरी कर्व है, C2 y² इज़ इक्वल टू 4x प्लस k, और ये कर्व आपके पास मौजूद है। सेकंड कर्व है where k is a constant. The tangent C1 at a point x is equal to 1, x is equal to 3 is also the tangent to the curve C2 at point P. वो कह रहा है कि दोनों कर्व का जो टेंजेंट है वो सेम है, यानी कि ये कर्व है और ये कर्व है, इनका टेंजेंट सेम है। सिर्फ आपके पास आप ये कह सकते हैं कि इनके पॉइंट्स का फ़र्क हो सकता है, ये टच कर रहा है। और पहले पॉइंट है आपके पास कोई भी पॉइंट है, ये C1 कर्व है, अगर फ़र्ज़ किया, इसको दोबारा से आपको बता देते हैं, ये कर्व है आपके पास C1 और इसे ये टेंजेंट टच कर रहा है। इस तरह से दूसरी कर्व भी है हमारे पास और उसे भी यही टेंजेंट टच कर रहा है, यही टेंजेंट है उसका भी, और उसे P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी कोई पॉइंट रख लेते हैं, Q रख लेते हैं, वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और टच कर रहा है। x की वैल्यू 3 है, वो दे रखी है आपको। तो अगर सेम टेंजेंट है तो फिर हम बाद में जाके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक ही होगी। इसका मतलब कि फर्स्ट कर्व C1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और C2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दोनों सेम होगी। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। तो ग्रेडियंट के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। x² का डेरिवेटिव -4 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 7 बाहर, 7 का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट ही है अकेला, 2x आ गया, इसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का 0। आपको डी बाई डी एक्स निकलाया। इसमें हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट लगा देते हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 3। जब डी बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3 होगा तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये ग्रेडियंट है, और एट x इक्वल टू 3 6 माइनस 4 यानी कि 2, ये आपके पास m निकलाया। ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट Q x इज इक्वल टू 3। अब ग्रेडियंट आपके पास आ गया, लेकिन इसमें वो पॉइंट नहीं है जिस पे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकें। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन आपके पास ये दे रखी है और हम इसमें x की वैल्यू 3 लगा देते हैं। ये C1 कर्व की इक्वेशन है। x की वैल्यू जब 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी निकल आएगा, y आ जाएगा। तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। 9 माइनस 12 प्लस 7, 4 आंसर आ जाएगा। ये आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 4 फाइंड आउट हो गई है। अब इसमें हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 एंड 4। इसमें x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 4 है, और विथ ग्रेडियंट m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 2 आंसर आया था, m इज इक्वल टू 2। वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का एक फार्मूला है आपके पास, और फार्मूला है 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म इसमें लगा देंगे, पॉइंट भी है और ग्रेडियंट भी है, वैल्यूज़ लगा देंगे। y की वैल्यू, y1 की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 3 है। हम इसे थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं। 2x माइनस 6 प्लस 4, इसको मैंने 2x कर दिया और माइनस 6 हो गया, और 4 को राइट पे ले गए हैं। आंसर आपके पास आ गया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 2।
y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन निकलाई। इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन निकलाई C1 पर, कर्व C1 पे। अब हमें आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। वो लिखा हुआ है कि C2, कर्व C2 आपके पास एक और भी है, वो ये रखी है, और वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax प्लस के, और इस पे टेनेंट वही है जो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, और फाइंड आउट किया था आपने 2x माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लें, ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लें। हम इसे इसकी वैल्यू को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y के इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 में इसे y के आंसर को लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेनर लाइन है और कर्व है, ये C2 कर्व है, और टेनर लाइन की इक्वेशन अब हमें इस पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम इक्वेशन है, टेनर सेम है। और अब हम ऐसा करेंगे कि इस टेनर लाइन की इस वैल्यू को y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 को हमने सेकंड कर्व में लगा दिया। सेकंड कर्व में हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओपन करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 2 टू द 4 8 माइनस 8x प्लस 4x प्लस के, 4x प्लस के को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 4 माइनस के इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन निकलाई है जो कि हमने सॉल्व किया है, और इसको हमने सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारे पास। वैल्यू ऑफ ए है 4, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास है माइनस 12, और वैल्यू ऑफ सी है 4 माइनस के। क्योंकि ये लाइन टेनर लाइन है कर्व के ऊपर, तो हमने ये पढ़ा था कि जी अगर टेनर लाइन हो तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ बी हमारे पास माइनस 12 है, 12 स्क्वायर हो गया, और वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है 4, and the value of c is 4 minus k is equal to 0. 144 minus 16 into 4 minus k is equal to 0. 144 minus 64 plus 16k is equal to 0. Now 16k is equal to, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, पहले 144 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और 8 80 आपके पास 80 प्लस 16 के, और 16 के वैल्यू आप निकाल सकते हैं माइनस 80 करके। के का आंसर आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5। ये आपको के रिक्वायर्ड था, उसने क्वेश्चन में यहाँ पर इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में कहा था कि एक कर्व है, उसके बाद टेनर लाइन है, कर्व के बाद जब टेनर लाइन होती है तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल रखा है तो हमारे पास के का आंसर निकलाया। लेकिन टेनर लाइन की इक्वेशन हमारे पास नहीं थी, वो कर्व नंबर 1 से हमने टेनर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की है, और इस तरह से आंसर आया। ये क्वेश्चन था मई जून 2019 का, क्वेश्चन नंबर 9 था, और QP12 आंसर हमारे पास आ चुका है। आंसर हमारे पास ये के का आंसर था -5, यही आंसर आपको रिक्वायर्ड था। लेकिन इसमें देखते हैं और क्या पूछा गया। हाँ जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी भी मांगे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट वो होता है जो कि इनको C2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब के की इस वैल्यू को हम कर्व की इक्वेशन में लगाते हैं। कर्व की इक्वेशन है हमारे पास है, कर्व की इक्वेशन ऑलरेडी जो कर्व और टेनेंट से निकली हुई इक्वेशन ये है। आप इसमें के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि यहाँ से x निकल सके। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस के, यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं इसकी। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 4 माइनस के, आपके पास के की वैल्यू -5 आ चुकी है। ये वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं ताकि हम इसमें से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकें। पॉइंट P कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P वो है जिस पे के कर्व आपके पास C2 है और टेनर लाइन इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, और इससे हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। ये वो इक्वेशन है जो दोनों से को सॉल्व करने से आई है। स्ट्रेट लाइन और कर्व की इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास इक्वेशन आई थी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 माइनस के। हम इसमें वैल्यू लगा रहे हैं, और वैल्यू की आपके पास है माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया 9। अब हम इसे फैक्टर बना सकते हैं। 36 इसके बनेंगे प्रोडक्ट इसका, और 9 एंड 6 कर देते हैं मिड टर्म ब्रेक में। 6x माइनस 6x प्लस 9,
टेकिंग 2x एज कॉमन, x 2x माइनस 3 हो गया, और इस तरह से 3 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 हो गया। 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लें और ये 2x माइनस 3 ही आएगा, तो एक ही आंसर आ रहा है आपके पास 2x माइनस 3 का, यानी कि x का आंसर आपके पास आ गया 3/2। x के इस आंसर को कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन में लगा दें या कहीं भी लगा दें, आपसे y निकलाएगा। y की वैल्यू है 2x माइनस 2। टेलर लाइन की इक्वेशन आपको पता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 है, इसमें x की वैल्यू लगा दें, आपके पास ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। पॉइंट आ गया 1। ये P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 3.2 एंड 1, ये हमें निकालना था। तो कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने थे, हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए। ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आपको होमवर्क है, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट्स के हवाले से, इसके डेरिवेटिव के हवाले से। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और इसको समझ के करना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।